गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 39 की, लेसन नंबर 39 इम्यून सिस्टम। कल वाला थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। कल हमने जो बात की थी वो कर रहे थे हम सहज या प्राकृतिक प्रतिरक्षा की बात कर रहे थे। सहज या प्राकृतिक प्रतिरक्षा की हम लोग जो है वो बात कर रहे थे। एक नंबर प्रतिरक्षा के दो प्रकार मैंने आप लोगों को बताए थे, इसमें हम एक नंबर की बात जो है वो कर रहे थे। इसमें शारीरिक अवरोध जो थे उनकी बात हमने कर ली थी। त्वचा है, म्यूकस झिल्ली है, इसके अलावा शारीरिक स्राव हैं, उनकी हमने बात कर ली थी। अब इसमें जो दो नंबर है शारीरिक अवरोध हो गया। एक तो चार घटक बताए थे मैंने रोध के रूप में, अवरोध के रूप में। दूसरा जो है वो है पूरक तंत्र। दूसरा कौन सा है? पूरक तंत्र, कम्प्लीमेंट जो है सिस्टम। देखिए, पूरक तंत्र की बात करते हैं तो पूरक तंत्र लगभग 30 प्रोटीनों से अधिक का एक समूह होता है। 30 प्रोटीनों से अधिक का क्या होता है? एक समूह होता है। और कुछ पूरक तंत्र के घटकों को अंग्रेजी शब्द जो है सी से भी लिखते हैं। वह इसके साथ संख्या भी प्रदर्शित की जाती है। जैसे सी 50 लिख दिया तो मतलब 50 प्रोटीन है, सी 31 लिख दिया तो 31 प्रोटीन है। इस प्रकार से भी इनको लिखा जाता है। इनमें लिखी हुई जो संख्या है इनकी खोज का क्रम दर्शाती है। किसकी खोज का क्रम? ये प्रोटीन को नहीं दर्शाती है, भाई किसको दर्शाती है? खोज के क्रम को दर्शाती है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला घटक कौन सा है? C3। कौन सा है? C3। कौन सा है? C3। ये सबसे ज़्यादा जो है वो पाया जाता है। ये प्रोटीन घटक प्लाज्मा दर अथवा कोशिका की सतह पर पाए जाते हैं। ये प्रोटीन जो घटक होते हैं पूरक तंत्र के अंदर, ये कहाँ पाए जाते हैं? जो प्लाज्मा दरों है, प्लाज्मा दरों या फिर जो कोशिका की सतह है, क्या है? कोशिका की सतह पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका की सतह पर ये पाए जाते हैं। ये तंत्र अगर बात करें तो रक्त का थक्का एवं फाइब्रोनिलाइसिस करने वाले प्रोटीन तंत्र के साथ साथ प्लाज्मा में पाए जाने वाला एक और एंजाइम का तंत्र होता है। जो रक्त का थक्का, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इसके अलावा फाइब्रोनोलाइसिस, इनके साथ जो साथ साथ प्लाज्मा में पाए जाने वाला क्या है? एक और एंजाइम का क्या होता है? तंत्र होता है। इसमें एक प्रोटीन सक्रियत अथवा विघटित होकर एक उत्पाद बनाती है तथा दूसरी प्रोटीन के लिए किसका कार्य करती है? उत्प्रेरक का कार्य करती है। दूसरी के लिए किसका कार्य करती है? उत्प्रेरक का कार्य जो है वो करती है। इसके साथ अगर बात करें, इस प्रकार से सक्रियत अथवा विघटित प्रोटीन जो है शरीर में बहुत सारे प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। शरीर में क्या है? बहुत सारी जो है प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। यह तंत्र सूक्ष्म जीव की कोशिका झिल्ली में छेद कर देता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कौन होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। उनकी जो सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, उसमें क्या कर देता है? छेद कर देता है, छिद्र कर देता है। उसमें क्या कर देता है? छेद कर देता है। कुछ पूरक घटक सूक्ष्म जीव के चारों तरफ एक आवरण बना लेते हैं। यह आवरण जो है फेगोसाइट को इस जगह पर आकर्षित करता है और ये फेगोसाइट आकर इन सूक्ष्म जीवों को क्या कर लेते हैं? निगल जाते हैं और इन्हें अंत में क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। इसलिए पूरक तंत्र को शरीर की सहज प्रतिरक्षा प्रणाली का क्या है? महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। कहने का मतलब है पूरक तंत्र दो प्रकार से, एक तो सूक्ष्म जीव की जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें छेद कर देता है जिससे वो सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाता है। दूसरा क्या करता है? आवरण बनाता है। इस आवरण के अंदर आके जो फेगोसाइट्स हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल एवं मैक्रोफेजेस को इस जगह क्या करता है? आकर्षित करता है, जो सूक्ष्म जीव को क्या कर लेते हैं? निगल लेते हैं और निगल कर क्या कर देते हैं? उन्हें नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार पूरक तंत्र जो है वो सहज प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है, वो माना जाता है। इसके बाद में हम 3 नंबर बात करते हैं। 3 नंबर जो है वो है बक्षकाण्विक
बक्षकाण्विक अवरोध, बक्षकाण्विक अवरोध की बात करते हैं। देखिए, शरीर में उपस्थित विभिन्न विशिष्ट कोशिकाएं जो है वो बक्षक कोशिका का कार्य करती हैं। शरीर में बहुत सारी ऐसी विशिष्ट सेल्स हैं जो किसका काम करती हैं, बक्षक कोशिकाओं। बक्षक का मतलब खा जाना, बक्षक सेल खाकर उन्हें क्या कर देना, नष्ट कर देना, बक्षक कोशिकाओं का कार्य करती हैं। और कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बक्षक कोशिकाओं के उदाहरण बताइए। तो जैसे मोनोसाइट है, कौन सा है, मोनोसाइट है। इसके अलावा अगर बात करें न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल है। इसके अलावा मैक्रोफेजस है। ये क्या होती हैं, बक्षक कोशिकाएं होती हैं। जब सूक्ष्म जीव या निष्क्रिय कण जैसे कोलाइडी, कार्बन, उत्तक द्रव्य या रक्त प्रवाह में पहुंचते हैं तो ये बक्षाणु कोशिकाओं द्वारा क्या कर लिया, इनके द्वारा उनको क्या कर लिया जाता है, निगल कर क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, बक्षकाण्विक अवरोध जो है वो बोला जाता है। ये कोशिकाएं या तो शारीरिक तरल पदार्थों से संचारित होती हैं, जैसे रक्त है, ठीक है ना, या तो रक्त के अंदर होती हैं, या फिर और कोई अन्य पदार्थ होता है जो तरल पदार्थों के रूप में गमन करता है, उनके रूप में ये क्या होती हैं, संचालित होती हैं। जैसे रक्त आप लोग ले सकते हो। इसके अलावा अन्य स्राव जो हैं उनके माध्यम से भी हो सकती हैं। कुछ ऊतकों में आबद्ध हो जाती हैं तथा कोशिकाएं का कार्य भी करती हैं, फेगोसाइटोसिस, ठीक है ना, कोशिकाएं बोलते हैं इसका, कोशिकासन, फेगोसाइटोसिस इसको बोला जाता है, उसके रूप में भी ये कार्य जो है वो करती हैं। तो बक्षकाण्विक अवरोध का मतलब बक्षाणु कोशिकाओं द्वारा जो रोग फैलाने वाले कारक हैं उनको निगल कर उनका क्या कर देना, भक्षण कर देना। 4 नंबर अगर बात करें तो 4 नंबर जो है वो है लास्ट, परदाह अवरोध, साइटोकाइनिन बैरियर। देखिए, परदाह अवरोध की अगर बात करें तो शरीर के विभिन्न ऊतकों में चोट से उत्पन्न घाव व रोगजनक सूक्ष्म जीव के संक्रमण से क्षतिग्रस्त कोशिकाओं में उस स्थान पर लाल रंग का उभार, दर्द व उष्मा उत्पन्न होती है। सभी को पता है जब शरीर पर क्या लगती है, चोट लगती है, तो चोट लगने वाली जगह पर क्या हो जाता है, लाल रंग का उभार हो जाता है। क्या हो जाता है, लाल रंग का उभार हो जाता है, साथ में दर्द होता है एवं साथ में वहाँ पे उष्मा उत्पन्न होती है। उष्मा का मतलब जलन होती है। इन विभिन्न जटिल व क्रमबद्ध प्रतिक्रियाओं को संयुक्त रूप से शोध एवं परदाह प्रक्रिया कहा जाता है। इन सब प्रक्रियाओं का होना ही क्या कहलाता है, शोथ या परदाह प्रतिक्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परदाह प्रतिक्रिया जो है वो बोला जाता है। इसमें संयोजी ऊतकों की मास्ट कोशिकाओं व श्वेत रुधिर कोशिकाओं की बेसोफिल कोशिकाएं रासायनिक चेतावनी के संकेत के रूप में क्या है, स्टोमिन व प्रोस्टालैंडिंग स्रावित करती हैं, जो शोध उत्पन्न करती हैं, जो WBC है। इसके अलावा मास्ट सेल है, ठीक है, वो क्या है, किसको, जो स्टामिन व प्रोस्टालैंडिंग है उसका स्राव करती हैं, जो शोध उत्पन्न करते हैं। और इनके फैलने से जो रक्त कोशिकाएं वो अधिक पारगम्य बन जाती हैं। रक्त कोशिकाएं क्या बन जाती हैं, पारगम्य बन जाती हैं। प्लाज्मा व बक्षाणु कोशिकाओं से बाहर निकलकर कार्य करने लगती हैं। और प्लाज्मा में उपस्थित जो सीरम है वो प्रोटीन में जीवाणुनाशी गुण रखते हैं। इनके एक जगह एकत्रित होने से भी शोध उत्पन्न है वो हो जाता है। तो इस प्रकार बक्षाणु कोशिकाओं देह में प्रवेश किए सूक्ष्म जीव को क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। सीधी सी बात है, जब चोट लगती है तो उस स्थान पर लाल रंग का उभार, दर्द व उष्मा उत्पन्न होती है, उसे परदाह प्रतिक्रिया कहते हैं। और इस परदाह प्रतिक्रिया के माध्यम से क्या होता है, हिस्टामिन व प्रोस्टालैंडिंग जो है उसका स्राव होता है, जिसके कारण सूक्ष्म जीव अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, परदाह अवरोध कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने 4 अवरोधों की बात की। पहला शारीरिक अवरोध, दूसरा पूरक तंत्र, तीसरा बक्षकाणुविक अवरोध और चौथा परदाह अवरोध। इस प्रकार से हमारा पहला जो प्रकार है वो कंप्लीट हो जाता है। कौन सा प्रकार है, जो सहज या प्राकृतिक प्रतिरक्षा है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें 2 नंबर, तो 2 नंबर हमारा है उपार्जित या जीवन काल में विकसित उपार्जित या जीवन काल में विकसित प्रतिरक्षा।
उपार्जित या जीवन काल में विकसित प्रतिरक्षा। देखिए प्यारे बच्चों, हमने 1 नंबर जो बात की थी किसकी, सहज या प्राकृतिक, ठीक है, ये हमें जीवन काल से ही प्राप्त होती है, अर्थात हम जन्म के बाद में कहीं बाहर से ग्रहण नहीं करते हैं, यह हमारे शरीर के अंदर ही उपस्थित होती है और हमारी विभिन्न रोगाणुओं से क्या करती है, सुरक्षा करती है। लेकिन उपार्जित का मतलब अर्जित करना, जीवन काल में विकसित, अर्थात हमारे जन्म के बाद विकसित होने वाली या जन्म के बाद हम किसी माध्यम से इन्हें ग्रहण करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, उपार्जित या जीवन काल में विकसित प्रतिरक्षा जो है वो बोला जाता है। ठीक है, ये रोधक क्षमता जीवन काल के दौरान प्राप्त की गई या ग्रहण की गई रोधक क्षमता होती है। जैसे किसी प्रकार जो इंजेक्शन चलते हैं, टीका, वो क्या है, एक प्रकार की उपार्जित या फिर जीवन काल में विकसित की गई प्रतिरक्षा होती है। टीकाकरण करने के बाद में उस रोग है वो नहीं होता है। जैसे अभी कोरोना की बार बार बातें आ रही हैं न्यूज़ के अंदर, इंजेक्शन, ठीक है ना, वैक्सीन या इंजेक्शन नहीं बन पा रहा, वो बन जाएगा, उसके बाद में कोरोना की बीमारी जो इंजेक्शन जिसके लग जाएगा उसको नहीं होगी। तो उसे क्या बोला जाता है, उपार्जित या जीवन काल में विकसित की गई प्रतिरक्षा की जाती है, जो आर्टिफिशियल होती है, जो क्या होती है, आर्टिफिशियल, अर्थात कृत्रिम होती है, मानव द्वारा निर्मित होती हैं। इनकी बात हम कल के वीडियो में करेंगे।